नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के सदस्य इंद्रेश कुमार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। इंद्रेश कुमार ने भी बीजेपी को अयोध्या में मिली हार और कम सीटें मिलने को लेकर कटाक्ष किया है। बिना नाम लिए उन्होंने ये कहा है कि ये सब अहंकार के वजह से हुआ। इंद्रेश कुमार ने ये कहा है कि जिन्होंने राम पर आस्था की, लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे अहंकार आ गया और ये सब अहंकार की वजह से ही हुआ कि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया, पर बार बार आरएसएस की तरफ से इस तरह को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर विपक्ष भी राजनीति कर रहा है। लेकिन इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं, उस पर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, पहले मोहन भागवत का बयान आता है, उसके बाद इंद्रेश कुमार, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है आरएसएस और बीजेपी के बीच में? देखिए, गड़बड़ की बात नहीं है। ये संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों संगठन है। संघ कल्चरल संगठन है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक इकाई है। लेकिन दोनों संगठन के बीच कोई टकराव हो, ऐसा संभव नहीं है। नेताओं के बीच टकराव होता है और यही दिखाई पड़ रहा है कि जो आरएसएस के कुछ नेता हैं, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे हैं, जिनको लगता है कि हिंदुत्व की बात करना सिर्फ उनके अधिकार क्षेत्र में है, भगवान राम की बात करना सिर्फ उनके अधिकार क्षेत्र में है, और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा पूरी तरीके से संघ के बैसाखी की जरूरत पड़े, उन्हीं नेताओं के तरफ से ये बात कही जा रही है। मोहन भागवत ने कहा, फिर इंद्रेश कुमार ने कहा कि अहंकार की वजह से भारतीय जनता पार्टी कम सीटें लाई। ये अहंकार किसकी बात कर रहे हैं? ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नहीं कर रहे, ये अहंकार की बात पीएम मोदी को कर रहे हैं। और ये इंडिकेशन जो है कि पीएम मोदी के अंदर अहंकार आ गया था। आप कैसे कह सकते हो अहंकार उनके अंदर आया था या अहंकार डॉक्टर मोहन भागवत के अंदर आया था? क्योंकि इन लोगों ने कहा राम आस्था का विषय है, राम पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। तो संघ के लोग ही बता दें कि अगर भगवान राम पर राजनीति ना हो तो सिर्फ अल्लाह पर राजनीति हो। क्या किसी आरएसएस के नेता ने अब तक कहा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां करती है ये सही नहीं है? क्या इन लोगों ने 1925 में स्थापना के बाद से अब तक कोई पॉलिटिकल बड़ा अचीवमेंट लाया, या फिर 10 साल पहले और उसके पीछे जाते हैं? 2014 के बाद जो हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन आया है, हिंदुस्तान की राजनीति में चर्चा के विषय बदले हैं, हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र बदला है। जो अब तक मुस्लिम केंद्रित राजनीति होती थी, आज कम से कम इस बात की चर्चा है कि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं होगी, बात बहुसंख्यक हिंदुओं के अधिकारों की होगी। सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसे अपने अधिकार लेना पड़ेगा, और अपने अधिकार के लिए हिंदू सामने आने लगे। चाहे बॉलीवुड में बन रही फिल्मों को लेकर देखिए, जहां पर एक तरफा एजेंडा चलाया जाता था, मुस्लिम तुष्टीकरण बॉलीवुड के अंदर भी थे। अब हिंदू जागे हैं, हिंदुओं ने सोचना शुरू किया कि नहीं, अगर हमारे धर्म के खिलाफ भी कोई फिल्म बनेगी तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम भी हाई कोर्ट जाएंगे, हम भी बॉयकॉट करेंगे। क्या पहले ऐसी धारणाएं थी? जिस तरीके से ये तुष्टीकरण के बॉलीवुड में चल रहा था, उसमें क्या आरएसएस ने कभी एक मुद्दा उठाया जिससे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा हो? राजनीति की बात करते हैं। ये डॉक्टर मोहन भागवत और आरएसएस के नेता सोचें कि इन लोगों ने कैसे अवधारणा को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है। जब यहां बात मुस्लिम अपीजमेंट की हो रही है, जब बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देखो भाई, अभी तो ये मामला सिर्फ अयोध्या का रहा, अयोध्या में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की, लेकिन आगे मथुरा और काशी बाकी है और वहां पर हम संघर्ष करेंगे। उस समय डॉक्टर मोहन भागवत कहां थे? उस समय डॉक्टर मोहन भागवत ने बयान दिया, उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। अगर आप इस मुद्दे का समर्थन नहीं करते हो तो आप चुप रहो, आप ऐसी बातें न बोलो जिससे कि वो लोग, विपक्ष का पूरा कुनबा
वो लोग जो जिंदगी भर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे इस देश में, उन लोगों को एक हथियार मिल जाए। बार बार यही बात कहा जाता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध, पीएम मोदी का विरोध करते करते इस स्तर पर चली जाती है कि वो भारत के खिलाफ सबूत देना शुरू कर देती है, भारत के खिलाफ चली जाती है, देश के खिलाफ, देश के हितों के विरोध में चली जाती है। और इसलिए जब जब भारत कोई कामयाबी हासिल करता है, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इतने सवाल उठा देते हैं कि पाकिस्तान और चीन को हथियार मिल जाता है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने का मुद्दा हो, इन सब में कांग्रेस ने वही काम किया। कांग्रेस ने कुछ सबूत दिए, बताया कि यहां मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, सेना अत्याचार कर रही है। कहां? जम्मू कश्मीर के अंदर। उन मुद्दों को उठाया, पाकिस्तान ने लिया, उसे पिक किया और जाके यूएन में वही सबूत दिए कि हम नहीं कह रहे, भारत की कुछ पार्टियां कह रही है, अपोजिशन पार्टी ये बात कह रही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए दुनिया के दूसरे देशों को यह सोचना चाहिए कि सेकुलर कंट्री में किसी धर्म विशेष के लोगों के साथ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाओ। यह सबूत कांग्रेस देती है। क्या आप उसी तरह का करना चाहते हैं? आपके अंदर अगर विचार करने की क्षमता है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कुछ लोगों ने आपको इग्नोर किया है, तो आप मिलकर बात कीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नेता हैं जो संघ से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के कार्यकर्ता से शुरुआत किए थे, संघ में सालों गुजारे हैं और उनको इस बात की जानकारी नहीं है, ये तो नहीं माना जा सकता। अगर आप फुल टाइम सिर्फ संघ में ही काम करते रहे और उसके बाद आपने राजनीति में एंट्री नहीं ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही एक केवल संघी हैं। संघ के विचारधारा को आपने ही आत्मसात किया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले ये क्या करते थे? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम किए, कई राज्यों का प्रदेश प्रभारी रहे पीएम मोदी, और उस समय वो संघ के लिए काम करते थे। इतने लंबे समय तक संघ के साथ जुड़े रहने के बाद क्या आप ये आरोप लगाओगे कि अगर इस देश में चुनाव एक व्यक्ति आधारित हो गया है, जब राहुल गांधी घूम घूम कर अपनी गारंटी की बात करता है, जब राहुल गांधी जैसे नेता, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अपने नाम पर वोट मांगते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के नाम पर वोट मांगते? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है। जो रिएक्शन दिख रहा है, बताया ये गया कि जेपी नड्डा ने संघ को लेकर बयान दे दिया, जिससे संघ के अंदर नाराजगी, और पूरे चुनाव के दौरान भी संघ बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आया। क्या पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर संघ के अंदर चिढ़, जलन, ऐसी कोई भावना आ गई है? बिल्कुल, ये समस्या इन लोगों के अंदर का है। अगर जेपी नड्डा ने कुछ बोल दिया तो आप जेपी नड्डा से सीधे बात करो, कौन मना कर रहा है? जेपी नड्डा क्या संघ के किसी नेता से बात नहीं कर सकते? वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत उनसे अगर एक कॉल करें तो वो दौड़कर उनके पास जाएंगे, बातचीत करो कि आपने ऐसा क्या कहा, क्योंकि आप एक परिवार हो। परिवार के अंदर एक दूसरे के समर्थन में, एक दूसरे के विरोध में विचार हो सकता है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। आप विरोधी विचार के हो सकते हैं। कुछ जो बातें होती है वो उस फ्लो में कही जाती है जिसके परिप्रेक्ष्य अलग होते हैं। जेपी नड्डा ने यह नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब संघ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसने ये कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संघ हमारे पैटर्न है, लेकिन संघ ने हमें बहुत सहायता की है, आगे बढ़ाते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना बड़ा हो गया है, कार्यकर्ता इतना ज्यादा हो गए हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में संघ की राजनीतिक इकाई के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उतनी जरूरत नहीं है। इसमें गलत क्या है? अगर आप इतने सालों से संघ का काम करते हुए कभी भी हिंदुस्तान में हिंदुत्व को राजनीति के केंद्र में लाना आपके लिए संभव नहीं हुआ, आप इतने सालों तक राजनीति करते रहे, राजनीति इनडायरेक्टली करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ जैसी पार्टी बनी, आपने इतनी कामयाबी हासिल की। क्या आपके किसी भी सरकार, चाहे वाजपेयी जी के समय की सरकार हो या फिर उसके बाद की
अभी जो मोदी की सरकार है, ये सारे में तुलना करके आप देखो, या फिर कभी भी आप बीपी सिंह की सरकार में पार्टनर थे, कोलिशन में थे, लेकिन कभी भी आपने उन मुद्दों को टच किया जो आज पीएम मोदी कर रहे हैं? क्या आपको 1947 के बाद से ही जो बार बार कश्मीर को लेकर कहते थे कि कश्मीर हमारा है, इंटीग्रेटेड पार्ट है हिंदुस्तान का, आपने आज तक 370 के बारे में कुछ कहा? वाजपेयी की सरकार थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, ये गठबंधन धर्म निभाते हुए रह गए, एक भी फैसला नहीं लिया। क्या किसी राज्य में यूसीसी पर चर्चा हुई? आपने आज तक सिर्फ मोटिवेट करने की कोशिश की। केवल यहां पर संघ के कार्यकर्ताओं के कहने पर या शाखा लगाने से वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा। बंद कमरों में डिबेट से लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचेगी। सत्ता का संबल जब तक किसी संगठन के साथ नहीं होगा, तब तक धार्मिक युद्ध तो जीता ही नहीं जा सकता। ये संघ के नेताओं को समझना चाहिए। आज पीएम मोदी की कामयाबी संघ की कामयाबी के साथ जुड़ी हुई है, और दुनिया भर में, हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, दुनिया भर में अगर कहीं भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी की होती है तो उसके साथ संघ जुड़ा रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को राइट विंग पार्टी कही जाती है, हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में एक जगह भी जिक्र है कि हम हिंदुओं के लिए काम करने वाली पार्टी हैं? वो भी अपने मैनिफेस्टो में यही लिखा है कि हम सेकुलर पार्टी है। भारतीय संविधान के अनुसार जो सेकुलरिज्म की बात की जाती है, हम उसी तरह के सेकुलर पार्टी हैं। लेकिन संघ से जुड़ाव के कारण ही तो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के हित में ज्यादा काम करने वाली पार्टी है। लेकिन ये इंद्रेश कुमार जैसे लोग, ये डॉक्टर मोहन भागवत की ही बात हम करते हैं, इन लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से युवा प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी एक नए तरीके से उभर रही है पीएम मोदी के नेतृत्व में। अब संघ को भी युवा लोगों की जरूरत है। अब इन बुजुर्गों की जरूरत नहीं है जो हर समय बैकफुट पर आने के लिए तैयार रहें। एक बार कोई बयान दे दें और उसके बाद बैकफुट पर आकर कह दें नहीं नहीं, मुसलमानों की बात तो हम नहीं कर रहे, हम सिखों की बात नहीं कर रहे, हम ईसाइयों की बात नहीं कर रहे। कन्वर्जन के खिलाफ भी आपने एक बार सही सख्त तरीके से आवाज नहीं उठाई। आपकी शाखाएं चलाने से सिर्फ वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा और न ही राजनीतिक परिवर्तन होगा। इसलिए इन लोगों को इस समय चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, पीएम मोदी को ताकत देना, तो ये बाहर में जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से पहले मोहन भागवत ने बयान दिया, अब इंद्रेश कुमार ने दिया, विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दा मिल गया है और बहुत ऊटपटांग बयानबाजी हो रही है। देखिए, ये बयानबाजी तो होगी, क्योंकि जैसा हम लोगों ने पहले ही कहा कि अगर ये लोग बार बार ऐसा करेंगे, ये लोग मिलजुल कर उसे हथियार देने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा दुश्मन है, तो फिर उस हथियार का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा। कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार दिया, सबूत दिया, तो उसका इस्तेमाल भी हमारे खिलाफ हुआ। संघ के नेता अभी मोदी के खिलाफ हथियार दे रहे हैं कि मोदी घमंडी हो गए, अहंकारी हो गए हैं, तो उसका इस्तेमाल तो विपक्षी पार्टी के नेता उनके खिलाफ ही करेगा। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लोगों ने ये मान लिया है, जान लिया है, समझ लिया है कि अगर इस वैचारिक संघर्ष में कोई हमारा साथ दे सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। वो संघ के इन बुजुर्ग नेताओं को भी रिप्लेस करना चाहते हैं। युवा नेतृत्व सामने आए संघ के अंदर भी, तभी कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से चलेगा। किसी के बढ़ते कद, किसी की लोकप्रियता से आपके अंदर जलन की भावना होगी तो फिर आपको लोग स्वीकार नहीं करेंगे, संघ के कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, और फिर आप नेता बनने के लायक नहीं रहोगे। संघ में ऊपर से नीचे तक फिर से विचार करने की जरूरत है कि किन लोगों को अब रखना है, किन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज देना है, और एक्टिव पॉलिटिक्स और एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पहले मोहन भागवत का बयान आता है, और जब से मोहन भागवत ने बयान दिया, ये सवाल खड़े होने लगे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। मणिपुर में भी, मणिपुर के मुद्दे को लेकर भी मोहन भागवत ने बयान दिया था, चुनाव को लेकर भी दिया था, और अब इंद्रेश कुमार का बयान सामने आता है जो
जो दरार की बात की जा रही थी वो आपने जाना कि आखिर क्या कुछ चल रहा है आरएसएस और बीजेपी के बीच में और क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिससे विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल गया है और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।